बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सोती आंखों बहते नाकों को मेरा सलाम पहुंचे जी। ज़ाहिर सर सो ही रहे होंगे ना जी। नहीं माशाल्लाह, आज माशाल्लाह फुल टू बच्चे हैं और कल मेरे डिब्बे कम हो गए। कल 62 बच्चे थे फिजिकल में, घर बैठे फुल टू हैं। अब मैं आपको ना वो उसका जो बॉक्स का ना वो व्हाट्सएप कर रहा हूँ फोटो, ताकि आप जाग जाएं और आप क्लास ज्वाइन कर लें। आवाज आ रही है? वॉइस क्लियर है? प्लीज रेज योर हैंड। अबू जर आसिफ एक बंदे को चेक कर लें बाजार। ठीक है जी। अबू जर आसिफ, तुम्हारी हैंड फ्री फिर ठीक नहीं है अबू जर आसिफ। हेलो। हेलो, हाँ जी सर, ठीक है, आवाज अब ठीक आ रही आ रही है जी आपकी। सर। ठीक है सर ओके एक थैंक क्वेश्चन यू। है छोटा सा। हाँ जी बोलें। सर जो कल हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था एग्जाम सप्लाईज वाला, जिससे हम्म। हमारी परचेज टैक्सेबल होती हैं और सेल्स हमारी एग्जाम्प्ट होती हैं। अभी आप बस ना 4 दिन के लिए हौसला कर लें। अब आप, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट काफी करा दिए, ठीक है ना। अभी जी आप सर। अभी मैंने आपको अगले, आज वेडनेसडे है ना, 4 दिन मेरे को मेडिकल कोई नहीं करवाना। अभी जी मंडे को फिर मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा साथ साथ। जी। बस मैंने सर ये पूछना है कि जो हमारी जो परचेज है हमारी टैक्सेबल है। हम्म। सपोज हमने फ्लोर खरीदा है किसान से, तो किसान का STRN होल्डर होना लाजमी है, क्योंकि उसने हमारे से नहीं टैक्स कलेक्ट करना है। नहीं, एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि देखो, पहली बात तो ये कि परचेज टैक्सेबल कब होगी और सेल एग्जेम्प्ट कब होगी। बात तो ये है कि परचेज जो टैक्सेबल तब होगी जब सेम स्टेट ऑफ गुड्स अगर होगा, तो फिर तो ये नहीं हो सकता कि परचेज टैक्सेबल और सेल एग्जेम्प्ट हो। ये नहीं हो सकता। समझो ना बात। जी जी सर। कि मैं गन्ना खरीदूं, गन्ना बेचूं, मैं को जी परचेज मेरी टैक्स एग्जेम्प्ट है और सेल में परचेज टैक्सेबल है और सेल मेरी एग्जेम्प्ट है। ये कब होगा कि मेरी परचेज टैक्सेबल है और सेल एग्जाम्प्ट है? जब मेरी कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा। बात समझे हो? वैलिडेशन। हाँ जी जी, सर। जब मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा। जी भी मैंने मार्कर बनाया, जो मार्कर की वेस्ट है वो मेरी एग्जाम्प्ट है जी सपोज, लेकिन मार्कर टैक्सेबल है, मार्कर का रॉ मटेरियल इनपुट है। जी तो कुछ पोर्शन एग्जाम्प्ट हो सकते हैं, कुछ ये नहीं हो सकता कि मेरी परचेज एग्जाम्प्ट हो और सेल, सॉरी, परचेज टैक्सेबल और सेल एग्जाम्प्ट हो। ये नहीं हो सकता सेम स्टेट में। ठीक है सर। सेम स्टेट में नहीं हो ठीक है सर। सकता। ठीक ठीक है। है सर। हाँ जी चलें। अच्छा जी, अब हम जी थोड़ी थोड़ी जो है वो डेफिनेशन सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी। चलिए आप प्लीज आगे। ये पहले यही बताया गया कि जनाब ये एक कानून है और ये इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, कंजम्पशन ऑफ गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल है। और ये 4 सूबों में एप्लीकेबल है, इस्लामाबाद में भी एप्लीकेबल है, आज़ाद कश्मीर में भी एप्लीकेबल है। और फिर टैक्स की डेफिनेशन यहाँ पे की गई कि टैक्स है, एडिशनल टैक्स है, डिफॉल्ट सरचार्ज है, फाइन पेनल्टी है। इसमें भी आपके फाइन पेनल्टी ज़ाहिर है, अगर ड्यू डेट पे आप टैक्स जमा नहीं करवाएंगे तो कल एक बात बताने वाली रह गई कि जब आप रिटर्न फाइल करते हैं ना बेटा, जैन की रिटर्न आपने जो फाइल करनी है, जैन की रिटर्न जो आपने फाइल करनी है वो Feb 18 तक फाइल करनी है। लेकिन उसका जो टैक्स ड्यू है ना, टैक्स ड्यू, वो आपने Feb 15 तक जमा करवाना है, जो उसका टैक्स ड्यू है। जैसे कल हम टैक्स ड्यू निकाला, वो गवर्नमेंट ने इसलिए किया, आप कहते हैं टैक्स जमा हो गया तो रिटर्न फाइल करने में कौन सा प्रॉब्लम है। वो इसलिए कि बात का ना, हर, क्योंकि सेल टैक्स रिटर्न है ही ऑनलाइन, ऑफलाइन सेल टैक्स रिटर्न खत्म हो गई बिल्कुल टोटली। नील की रिटर्न भी भेजी तो वो भी आपने ऑनलाइन ही भेजनी है। सेल टैक्स का सिस्टम सारा ऑटोमेटेड कर दिया गया। तो वो कहते टैक्स 15 तारीख को जमा करवा दे, टैक्स आपने रिटर्न आप बेशक 18 को जमा करवा दें। अब फसीउर रहमान जी सी। सर अगर पर्सन क्रेडिट सेल करता है, उसके पास तो कैश अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? ਤੇ ਨਾ ਕਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਧਾਰ ਖਰੀਦਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਲੈ ਲਓ। जी सर। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈਆਂ, ਥੋਕੇ ਨਾ ਪਕੌੜੇ ਨਾ ਚਲੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੇ। ठीक है सर। ਆਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਹੁਣ ਥੋਕੇ ਨਾ ਪਕੌੜੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਦੱਸੋ ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। बिजनेस कर रहे हैं, कैश है तो क्या, सेल टैक्स जमा कराना पड़ेगा उसको। का कि सारी सेल ही उधार कर दे, अपने को कैश कोई नहीं।
है ठीक सर। है, तो फिर और ना सेल टैक्स जमा करवाना पड़ेगा, टाइम नहीं जमा करवाओगे डिफॉल्ट से चार्ज पड़ेगा। वो कहता है लेट जमा करवा ले, हमें इतराज कोई नहीं, ठीक है आपको डिफॉल्ट से चार्ज पड़ेगा। ठीक है, सर इसमें एक्सटेंशन वगैरह भी कोई यानी कि नहीं मिलती, नहीं कोई पंद्रह को जमा ही नहीं कर। नहीं नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं है इसमें। इसमें आपका पहले दिन से आपका फाइन शुरू हो जाता है, लेकिन ओके सर। फाइन का कम है, 30 दिन तक फाइन कम है। मेरा ख्याल 5,000 रुपया पेनल्टी है, 100 रुपया डेली का फाइन है, 5-10 हज़ार। इसलिए लोग जो है बाद का लेट कर देते हैं, बहुत टाइमली भी जमा करवाते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन। मतलब मेरा एक क्लाइंट है, उसको उसने 3 महीने की जमा नहीं करवाई, वो फिर उनको प्रॉब्लम भी आती है बाद में, अगर वो लेट फाइल करते हैं तो फिर डिजिटल टैक्स देना पड़ता है जी, क्या करें। ठीक है जी, ओके सर। क्योंकि सेल टैक्स रिटर्न बड़ी सेंसिटिव है। इसको म्यूट कर दो। सेल टैक्स रिटर्न बच्चों बड़ी सेंसिटिव है। सेल टैक्स रिटर्न में आपका इनपुट आउटपुट हर चीज आपने कैलकुलेट करनी हो। सेल टैक्स रिटर्न अब बेसिक डॉक्यूमेंट बन गया जहां से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं। एक बेसिक डॉक्यूमेंट बन गया जहां से आपको ऑडिटर सबसे पहले कहता है भाई सेल टैक्स रिटर्न दे दे अपनी, क्योंकि वहीं से आपका जो कॉस्ट ऑफ सेल और सेल है, पूरा जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है आपका, पूरा कॉस्ट ऑफ सेल आपका वहां से वेरीफाई हो जाता है। आगे चलें जी, चलें आगे। टैक्सेबल सप्लाईज, भाई टैक्सेबल सप्लाईज वो है जो एग्जाम सप्लाईज नहीं है। ठीक है जी, कल मैंने आपको बताया था टैक्सेबल अलहदा है, एग्जाम अलहदा है। टैक्सेबल में स्टैंडर्ड रेट पे भी अप्लाई होता है, और टैक्सेबल जीरो रेट भी टैक्सेबल ही है। चाहे आपने जीरो रेट लोकल सप्लाई भी अगर जीरो रेट है तो आपको रजिस्टर्ड होना लाजमी है। अगर आपको लोकल सेल्स आपकी जीरो रेट है तो फिर भी आपको रजिस्टर्ड होना लाजमी है। हाँ, एग्जाम सप्लाईज जो है वो आपको जो है ना वो उसके लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है, वो बल्कि रजिस्टर करते नहीं है। मैं आपको बता दिया, वो आपको रजिस्टर करते नहीं है, क्योंकि एग्जाम सप्लाई वाले ने सेल टैक्स देना नहीं है। कल की एंट्रीज अब जेन में रखो सारी, उसने सेल टैक्स देना नहीं है, उसका इनपुट जो है कॉस्ट ऑफ सेल का हिसाब बन जाना है। कल हमने हमने उसको देखा, हमने कैसे करना है। सप्लाई क्या है जी, सप्लाई जो जनाब सेल आपकी जो सप्लाई है, ओनरशिप आपकी सप्लाई है, आपका हायर परचेज, ये जो आपके मोटरसाइकिलों वाले किस्तों वाले काम करते हैं ना, ये हायर परचेज है, सारी की सारी अकाउंटिंग करते हैं। ये टीवी किस्तों पे ले लें, फ्रिज किस्तों पे ले लें, ये सारी की सारी आपकी हायर परचेज एग्री अकाउंटिंग है। कहता है किसी भी किस्म का पुटिंग टू प्राइवेट बिजनेस और नॉट दिस यूज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन द कोर्स ऑफ टैक्सेबल एक्टिविटी फॉर द पर्पस अदर देन दोज मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाईज। अब मैं कहूँ जी मैंने टैक्सेबल सप्लाईज ली हैं, लेकिन मैंने घर इस्तेमाल कर दी हैं, भाई बिजनेस कर रहा हूँ ना मैं। वो कहता वो टैक्सेबल सप्लाई की नहीं जाएगी, उसके ऊपर आपको सेल टैक्स चार्ज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे मार्कर बेचता हूँ, मेरी टैक्सेबल एक्टिविटी है। दो मार्कर क्यों भाई ले गए, सर जी मार्कर ही फ्री दे दो दो। मैंने कहा अच्छा ले जाओ, मुझे उसके ऊपर सेल टैक्स देना पड़ेगा, आई हैव टू पे द सेल टैक्स। ऑक्शन डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई डेट ओन्ड बाय द पर्सन। एक बंदा कहता है जनाब मैं तो गुड्स अपनी नीलाम कर रहा हूँ सरकार, मैं तो मारा गया, मैं तो लुटिया गया, मैं तो कर्जों में डूबा हुआ हूँ, और मैंने अपने कर्जे उतारने हैं, मैं इसलिए अपनी गुड्स बेच रहा हूँ, तो इसके ऊपर सेल टैक्स चार्ज ना करें। सरकार कहती नहीं, उसके ऊपर भी सेल टैक्स चार्ज करना पड़ेगा। पोजेशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स हेल्ड इमीडिएटली बिफोर अ पर्सन सीजी टू रजिस्टर पर्सन। मैं कहता हूँ मैंने मार्कर बेचने बंद कर दिए, मेरे पास ये आखिरी 1000 मार्कर पड़ा है, मैंने आज के बाद मार्कर बेचने का बिजनेस नहीं करना। सरकार कहती है उसके ऊपर भी आपको सेल टैक्स चार्ज करना पड़ेगा। आपने किसी के बिहाफ पे आपने गुड्स आपने को सप्लाई की है तो फिर भी आपको सेल टैक्स चार्ज करना पड़ेगा। आप कहें मैं कहूँ जी मैं तो नहीं गुड्स बेच रहा, वो जी सब क्यों बेच रहा है मेरे भी आप पे, तो बेसिकली वो मेरी टैक्सेबल एक्टिविटी है। लॉ ने क्यों स्कोप कवर किया सारा कुछ टैक्सेबल एक्टिविटी का करके, इसलिए इसलिए कि जनाब उसके ऊपर जो है वो कहीं भी सेल टैक्स की चोरी ना हो सके। हाँ, लॉ ये जरूर कहता है कि बोर्ड विद अप्रूवल द फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज मे बेनिफिट द ऑफिसर स्पेसिफाइड दैट सच अदर ट्रांजैक्शन शैल और शैल नॉट कंस्टिट्यूट द सप्लाई। यानी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन बोर्ड कह सकता है, फॉर एग्जांपल लीजिंग ट्रांजैक्शन। अब आपने अगर लीज पढ़ लिया हुआ है तो पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने, नहीं पढ़ा आपने, बहरहाल आप लीज करवाते हैं कोई चीज तो उसके ऊपर आपको सेल्स टैक्स की एप्लीकेशन नहीं होगी, क्योंकि लीज में वैसे भी आप ओनर नहीं बनते, लीज में वैसे भी आप
हम पढ़ के आए हैं टैक्स में सिर्फ ऑपरेटिंग लीज है, फाइनेंस लीज तो टैक्स में है ही नहीं। तो ऑपरेटिंग लीज में जब आप ओनर ही नहीं है तो उसके ऊपर सेल टैक्स चार्ज कैसे बनेगा? एनी क्वेश्चन अप टू हियर? एनी क्वेश्चन? आगे चलें जी। टैक्सेबल गुड्स, अच्छा लॉ ने पता क्या किया जी, एग्जेम्प्ट गुड्स की लिस्ट दे दी। लॉ ने 3 लिस्टें दी हैं, 3 लिस्ट, स्केड्यूल दिए हैं, बल्कि स्केड्यूल्स दिए हैं, स्केड्यूल्स लॉ ने बना दिए। थोड़ा सी मैं प्लेन पेज कीजिएगा। लॉ ने क्या किया, लॉ ने एक रखा जी स्केड्यूल 3 है, एक स्केड्यूल 5 है और एक स्केड्यूल 6 है। पहले 1, 2, 4 भी थे, वो लॉ ने खत्म कर दिए। स्केड्यूल 6 में लॉ, ये आपके सिलेबस से रिलेटेड बात कर रहा हूं, स्केड्यूल 6 में वो गुड्स लिस्ट कर दी गई, लिस्ट ऑफ गुड्स जो कि एग्जेम्प्ट है। यहां कर दिया लिस्ट ऑफ गुड्स जो कि 0 रेट है। ये वाली रिटेल सेल है, रिटेल वाली गुड्स हैं, यानी कि डायरेक्ट टू एंड कंज्यूमर को जाती हैं। इसकी इसकी टैक्सेशन थोड़ी सी देखेंगे क्योंकि मेजर नहीं है आपके सिलेबस में, मेजर यही है जो मैंने कल पढ़ा दी है। यानी शैम्पू वगैरह आप कह लें, सीमेंट कह लें, पेंट कह लें, वो इसमें। इसके अलावा जितनी गुड्स हैं, इनके अलावा जितनी गुड्स हैं ना जी, वो टैक्सेबल है। टैक्सेबल तो खैर ये भी है, वो मेजर टैक्सेबल है एट स्टैंडर्ड रेट, जब तक उनका रेट को कम ना कर दिया गया, अदरवाइज सारी। इसके अलावा कहता है जो नहीं लिखी हुई ना वो टैक्सेबल गुड्स है। लॉ ने पहले स्टैंडर्ड रेट की गुड्स भी दी गई थी लॉ, फिर लोग पता क्या करते थे, ओ जी मेरा नाम होंदा है ते मेरा नाम फतू है, इसमें गैरा लिखा हुआ है, तो मेरी वाली गुड्स नहीं आती, उसकी आती हैं। लॉ ने कहा टंटा ही खत्म करो, जो हमने लिख दिया वो एग्जेम्प्ट या 0 रेट है, बाकी सारी की सारी टैक्सेबल। आगे चलेंगे, उधर आ जाए, पीछे 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 अभी पीछे पीछे भी। The term goods is elaborated in the following way. Goods includes every kind of movable property, every kind of the movable property other than actionable claims. Actionable claims like bill of change, promissory note, इस पे सेल टैक्स नहीं है, मनी पे नहीं है, स्टॉक्स, ये शेयर्स की बात हो रही है, पुत्र स्टॉक्स एंड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की बात हो रही है, आम स्टॉक की बात हो रही है, वन ऑफ स्टॉक पे तो लगता ही लगता है। एग्जाम सप्लाईज हैं जी, वो दे देखें जो 6 स्केड्यूल में बता दी गई, या कोई हम नोटिफिकेशन के जरिए SRO के मुताबिक हम बता दें, कहता है वो एग्जाम्प्ट होगी, बाकी नहीं होगी। 0 रेट जी, 0 रेट देखे, गुड्स एक्सपोर्टेड 0 रेट में आएगा, और द गुड्स स्पेसिफाइड इन द 5th स्केड्यूल, मैंने आपको अभी बताया, वो चार्ज टू टैक्स है एट द रेट ऑफ 0%, चार्ज टू टैक्स एट द रेट ऑफ द 0%। अच्छा, इसको जरा आप 0 रेट को एक दफा पढ़ें और मैं आपसे सवाल लेता हूं जी, एक दफा पहले इसको पढ़ लें आप जरा।
अच्छा, इसको जरा गौर से देखें तो वो तमाम गुड्स जो कि फिफ्थ स्केड्यूल में लिखी है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ने होना ही जीरो रेट है। अच्छा जी, अब दूसरे के बजाय मैं पहले तीसरी बात करता हूं। पहले हम ये पढ़ लें कि जी सच अदर गुड्स एज द फेडरल गवर्नमेंट मे स्पेसिफाई नोटिफाई द ऑफिशियल गजट वेयर सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट टू टेक इमीडिएट एक्शन फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, नेचुरल डिजास्टर, नेशनल फूड सिक्योरिटी इन एमरजेंसी सिचुएशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स। जैसे अभी कोरोना में जितनी मेडिसिन आई है ना जी, वो सारी की सारी गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे कहती जीरो रेट है। अगर आपने बाहर से कोई मास्क मंगवाए हैं, कोई स्टार में आपको पता पीपी सूट्स वो बाहर से मंगवाए हैं, अब तो खैर पाकिस्तान खुद बनाने लग पड़ा है, पाकिस्तान खुद एक्सपोर्ट करने लग पड़ा उल्टा। हमारे लिए कोरोना ब्लेसिंग डिस्गाइज हुआ है। तो वो तमाम गुड्स जो है वो भी जीरो रेट है। प्रोवाइड दैट नथिंग इन सेक्शन शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि ये क्या है, इसके ऊपर जीरो रेट अप्लाई नहीं होता। विच आर एक्सपोर्टेड बट हैव बीन और इंटेंडेड टू बी री इम्पोर्टेड टू पाकिस्तान, यानी बाहर भेजा है लेकिन इंटेंशन है कि वापस पाकिस्तान मंगवा लेनी है, वो जीरो रेट कंसिडर नहीं होगा। जो कि एक्सपोर्ट के लिए हमने भेजी तो सही लेकिन एक्सपोर्ट ना हो सकी, मैंने यहाँ ट्रक निकाल दिया कि एक्सपोर्ट होगा, रास्ते में ट्रक जो है वो एक्सीडेंट हो गया ट्रक का, गुड्स ज़ाया हो गई, अब वो बाहर तो नहीं गई, हमने वहीं पे बेच दी। तो जब मैं गुड्स वहीं पे बेच दूंगा तो वो लोकल सेल होगी, और लोकल सेल के ऊपर आपको पता सेल टैक्स चार्ज करना पड़ेगा। या आप उस मतलब गुड्स भेजें जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि वहां पे हम जीरो रेट सफर करेंगे, फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक, वैसे तो प्रैक्टिकली होता नहीं है, जस्ट लाइक द इसराइल आप कह लें। अब आप नंबर जो बी पॉइंट है वो जरा पढ़िएगा। सप्लाई ऑफ स्टोर्स एंड प्रोविजन फॉर कंजम्पशन अब्रॉड, अ कन्वेंस प्रोसीडिंग टू ए डेस्टिनेशन आउटसाइड पाकिस्तान एज स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 24 ऑफ द कस्टम एक्ट। एक तो कस्टम एक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, ये जरा मैं एक आपको तस्वीर बना के आपको समझा देता हूं कि तस्वीर क्या कहती है। देखें, ये एक कराची पोर्ट है, कराची पोर्ट, ये जी दुबई पोर्ट है, ये इसकी समुद्री दूध है। आपको पता हर मुल्क की समुद्री दूध होती है, ये इसकी समुद्री दूध है। ये आज़ाद पानी है, आपको पता है कि कुछ पानी आज़ाद होता है समुंदर, यानी कि जहां पे हर मुल्क के ट्रैवल कर सकते हैं। शिप ने यहां से लेकर यहां तक जाना है, एक्सपोर्ट होनी है, ठीक है, हाँ बिल्कुल एक्सपोर्ट होनी है। ये जो आपका शिप है ना जी, यहां जाके खराब हो गया, यहां जाके खराब हो गया, अब उसको कुछ स्टोर एंड स्पेयर की जरूरत है, कुछ स्टोर एंड स्पेयर की जरूरत है, यानी इसकी डेस्टिनेशन किधर है, बाहर है, और वो कहां से निकल गया है, हमारी समुद्री हदूद से भी निकल गया है। यहां से एक बंदा है मिस्टर ए, उसने इसको स्टोर एंड स्पेयर सप्लाई की है या कोई और चीज सप्लाई की है, लॉ कहता है ये जीरो रेट है, ये जीरो रेट सप्लाई है। लो जी, मेरी ड्राइंग से अगर आप मुस्तफीद हुए हैं, मेरी खूबसूरत सी ड्राइंग से अगर आप मुस्तफीद हुए हैं तो, और आपको बात समझ नहीं आई तो वो बात बताएं जी। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन जी। मेरी ड्राइंग से कोई बात समझ नहीं है, ड्राइंग, ये ड्राइंग ही है ना, वो तो खूबसूरत तो ड्राइंग होती है, ये ड्राइंग है, क्योंकि हमें से ड्राइंग आती, ड्राइंग नहीं आती। हाँ जी जनाब, एनी क्वेश्चन जी। फसीउर रहमान जी सी। सर मतलब अगर हदूद के अंदर उसको सप्लाई किया फिर से वो जीरो टैक्स नहीं अप्लाई नहीं कहा, होगा? नहीं फिर नहीं होगा, फिर नहीं होगा, बताओ पोर्ट में खड़े खड़े वो तो हर बंदे कहते मेरी सपोर्ट है, ठीक है ना, पोर्ट पे जहाज का ठीक हो रहा है, लो जी लो, फिर तो लोग मिस यूज करना शुरू हो जाएंगे ना। जी सर। ठीक है ना, हाँ जी। ले जी आगे चलते हैं जी। लो जीरो रेट कन्फर्म हो गया हमारा जी। सप्लाई विदाउट द पेमेंट ऑफ टैक्स, फेडरल गवर्नमेंट चाह सकती है कि जी कोई गुड्स इंपोर्ट हो जाए उसके ऊपर सेल टैक्स ना लगे,
जैसे भी मैंने आपको बताया मास्क आए तो उन्होंने कहा ठीक है जी छोड़ दें सेल टैक्स, जिसको चाहे देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिसको चाहे वो उसको एग्जाम्प्ट कर दे, जिसको चाहे टैक्सेबल कर दे। गवर्नमेंट जंगल का बादशाह होती है ना जी। तो कोई इंपोर्टर एक्सपोर्टर डीलर्स द गुड सप्लाइड बाय पर्सन अदर देन दोज आर नॉट टैक्सेबल सप्लाइज बाय एन एग्रीकल्चर बट टू ए बैंक दीज पर्सन डिफाइंड इन द फॉलोइंग मैनर। आगे जाकर जी हमजा हमजा अगर आपकी हेड फ्री ठीक है तो आप बात करें, चले बोलो। सर प्रीवियस टॉपिक का लास्ट पैराग्राफ बता दे। प्रीवियस टॉपिक का डेफिनेशन जो अभी रिसेंटली किया है, पीछे आए जीरो रेट पे हो जी, पिछली स्लाइड का। मैं देखता हूँ। प्रोवाइड फर्दर डेट द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफाइंग द ऑफिशियल गजट रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट ऑफ फॉर इनपुट टैक्स एक्चुअली पेड एंड क्लेम्ड बाय अ पर्सन मेकिंग जीरो सप्लाईज अदरवाइज या चार्जेबल टैक्स। ये फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो जीरो रेट को ट्रीट करते हैं। उसका जो इनपुट टैक्स कल हमने पढ़ा ना कि इनपुट टैक्स फंड होना है, वो रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है, किसी ज्यादा नहीं मिलना। ये पे तो और 100 रुपए की है जी, हमने आपके 90 रुपए से ज्यादा देना आपको। बात समझ गए जी सर। पावर है गवर्नमेंट के पास। देखो मेरी बात सुनो, आगे चले, मैं ओवरऑल वैसे बात समझा देता हूँ। गवर्नमेंट के पास पावर है कि जिस मर्जी सप्लाई को एग्जाम्प्ट कर दे, जब मर्जी कर दे। गवर्नमेंट के पास पावर है जिस मर्जी को टैक्सेबल कर दे, चाहे वो पहले एग्जाम्प्ट थी। गवर्नमेंट के पास पावर है या फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि जब चाहे कि किसी को स्टैंडर्ड रेट से कम रेट पे कर दे। गवर्नमेंट के पास पावर है फर्दर टैक्स को बढ़ा दे, 3 से 5 कर दे। गवर्नमेंट के पास पावर है कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगा दे, अभी एक एक्स्ट्रा टैक्स भी लगा सकती है गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ एफपीआर ने कानून ने अपने पास पावर रख ली। क्यों पावर रख ली? कि हर बात हमें जाके असेंबली से अप्रूव ना कराना पड़े। तो कभी भी हमें चेंज ऑफ सेल टैक्स करना पड़े तो हम कर सकते हैं। कभी हम कह दें कि जी जैसे कल मैंने बात की, एक छोटी सी बात की मैंने, लंबी चौड़ी बात नहीं की कल मैंने, कि जी आपकी पेमेंट के ऊपर आपको क्रॉस चेक होना लाजमी है, फिर आपको इनपुट मिलेगा। अब गवर्नमेंट कहे कि जी वो हम आपको टैक्स तो देंगे, हम आपको इनपुट तो अलाउ करेंगे, ठीक है, लेकिन यानी कि वहां पे है 50,000 से ज्यादा। यानी कि अगर आपकी इनवाइस, ये मैंने आगे जाके भी पढ़ाना है क्योंकि आपने सवाल पूछ लिया है, तो 50,000 ज्यादा की इनवाइस है वो मस्ट बी पेड थ्रू क्रॉस चेक। गवर्नमेंट कहते हैं जी 50,000 भी क्रॉस चेक हो, तो ये गवर्नमेंट की मर्जी है जी। आगे चले लें जी, इंपोर्टर की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, सवाल मुझसे पूछेंगे जी। चले शाबाश, आप से आपके पास है 3 मिनट। जी जरा बोलें जी। बेसिकली डिफाइन किया गया कि मैन्युफैक्चरर कौन होगा।
हर वो बंदा मैन्युफैक्चर होगा जो गुड्स की शेप को चेंज कर देता है, पैकेजिंग है, रीपैकेजिंग है, डिल्यूटिंग है। आप मैन्युफैक्चर हो, आपके बिहाफ पे को बंदा कर रहा है, वो भी मैन्युफैक्चरर है। आपके पास कपड़ा है, कपड़ा पे डाइंग ब्लीच करके दे दिया, आप फिर भी आप भी मैन्युफैक्चरर हो, क्योंकि आप कपड़े की शेप चेंज कर रहे हो। हालांकि कोई नई चीज नहीं बना रहे, लेकिन कपड़ा आप पहनने के काबिल कर रहे हो। आप बैंकरप्ट हो गए हो, आपकी जगह पे आपके गुड्स के ऊपर लिक्विडेटर आ गया, तो वो लिक्विडेटर जो होगा, जो आपकी गुड्स अभी बना के बेच रहा है या जो होगा, वो बंदा ही मैन्युफैक्चरर है। यानी कि आप जो मर्जी भी कर लें, आप जब आप एक दफा सेटअप रजिस्टर्ड हो गए तो देन यू हैव टू चार्ज द सेल्स टैक्स। आपको अपनी तमाम सप्लाईज के ऊपर जो है वो सेल्स टैक्स चार्ज करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी बिहाफ पे, किसी भी चीज़ पे। पहले तो उसने मैन्युफैक्चर डिफाइन किया ना, है क्या, प्रोसेस ऑफ असेंबल है, मिक्सिंग, कट, डाइल्यूट, बोतल, पैक चीज, रीपैक चीज। एनी क्वेश्चन जी? एनी क्वेश्चन? माशाल्लाह जी, जागते जा रहे हैं और मिलते जा रहे हैं। फुल 2 से क्लास शुरू हुई थी, मैं घर से यहाँ आके क्लास पढ़ा रहा हूँ, आप घर बैठे क्लास नहीं पढ़ रहे। एनी क्वेश्चन जी? मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में से कोई सवाल है तो वो बोलें जी, फिर हम आगे चलते हैं। इंपोर्टर कौन है? जो पाकिस्तान गुड्स इंपोर्ट करता है। स्मगलर इंपोर्ट, वो भी इंपोर्टर एक्सपोर्ट का काम होता है, लेकिन वो कागजों में नहीं आता। जी हसन? जी हसन गुल? सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मैन्युफैक्चरर के पॉइंट्स में सेकंड पॉइंट नहीं सर सही समझ आ रहा। सेकंड पॉइंट है जी एनसाइनी और ट्रस्टी वाला। जी सर। यार मैं मैन्युफैक्चर रजिस्टर्ड हूँ, सुनो ज़रा, ठीक है? जी मैं बैंकरप्ट हो गया, अदालत ने क्यूम भाई को लाके बैठा दिया कि अहमद जबार का प्रेमिस कब्जे में ले लो और वहां से गुड्स जो पड़ी हैं वो अब उनकी सप्लाई वगैरह करो और लोगों के कर्जे वापस करो। ठीक हो गया? ठीक है सर। क्यूम भाई जो गुड्स सप्लाई करेंगे वो एज ए मैन्युफैक्चर ही करेंगे। क्यूम भाई इसके ऊपर सेल टैक्स भी चार्ज करेंगे। सही हो गया सर, ठीक अब है। मैन्युफैक्चर मेरी की बजाय मैन्युफैक्चर कौन बन गया? क्यूम भाई मैन्युफैक्चर वो बन गया। लिक्विडेटर। वो लिक्विडेटर, हर चीज इसी में आ गई ना जी। ठीक है, ठीक हो गया सर। आगे चलते हैं जी। मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस किया है, जो ये काम करता है, जो ये गुड्स को कन्वर्ट करता है। ये जो लिथोग्राफी होता है, पत्थर की छपाई, एनग्रेविंग, आप सूट पहनते हैं, डिजाइन वाली कमीज पहनते हैं, मिक्सिंग, कटिंग, जो ये काम करता है वो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को मैन्युफैक्चर कहते हैं। रिटेलर कौन है? जिसके ऊपर होलसेल प्राइस लगी होती है और वही उसी गुड्स पे वो रिटेल प्राइस पे गुड्स बेचता है, वो रिटेलर है। जैसे आपके चैनवन कह लें, चैनवन रिटेलर रजिस्टर्ड है। क्या आप मैन्युफैक्चर भी रजिस्टर्ड? अच्छा, मोस्टली आपको कैटेगरी में रजिस्टर होना पड़ता है। आप मैन्युफैक्चर, चैनवन कहता है मैं गुड्स बनाता भी हूँ, वो कहता ठीक है तो मैन्युफैक्चरर हो। कहता मैं एक्सपोर्ट भी करता हूँ, ला कहता तुम एक्सपोर्टर भी हो। ला कहता है, वो कहता मैं रिटेल होल्डर भी करता हूँ, कहता तुम रिटेलर भी हो। यानी एक ही अदारा जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरी में रजिस्टर्ड हो सकता है। आगे चलें जी। ये 3 डेफिनेशन आपने पढ़नी है जी, अभी पढ़ें। रिटेल प्राइस, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर। 2-3 मिनट है आपके पास, शाबाश, चलें। आपने पढ़नी, मैंने नहीं पढ़नी।
जी जनाब सवाल बोलें जी। डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेल प्राइस में सवाल बोलें। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द दीज 3 डेफिनेशंस? मुगीस आमिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर ये होलसेलर की समझ नहीं आई, इसको डिफरेंस कैसे करेंगे इनमें, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर में? होलसेलर मिडिल मैन है बेटा। अच्छा अच्छा, हाँ रिटेलर भी यही नहीं होगा फिर? होलसेलर रिटेलर के पुत्र एंड कंज्यूमर होया ना, दुकानदार जैसे कि जर्नल पे दुकान आती दुकान है हाँ वो उनको। रिटेलर है ना। तो होलसेलर है जो मैन्युफैक्चर से गुड खरीदता है और रिटेलर को बेच देता है, वो होलसेलर है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके। एनी अदर क्वेश्चन जी? हाँ जी, कौन है? अहमद जी, अहमद हसन। सर फिर डिस्ट्रीब्यूटर का भी तो यही काम है कि मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर खरीद और के होलसेलर वन इज द सेम थिंग। डिस्ट्रीब्यूटर मेजर वो होता है, होलसेलर तो वो होता है ना कि जो गुड्स जिसने ली और बेच दी, और डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो बेसिकली रिटेल प्राइस से गुड्स उठाता है और बेच देता है। ठीक है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर वो है जो मैं सीमेंट वाला, जी मेरा ये डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंटेड है। बात समझे ठीक हो? सर। जी सर। अदरवाइज समझ लो कि डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर वन इज द सेम थिंग ऑलमोस्ट। ठीक है सर। ठीक है, आगे चलो। अच्छा जी, रजिस्टर्ड पर्सन एनी इंपोर्टर एक्सपोर्टर मैन्युफैक्चरर नॉट लायबल टू सेल अंटिल एंड ही इज अनलेस ही इज रजिस्टर्ड पर्सन टर्म रजिस्टर्ड पर्सन इंट्रोड्यूस्ड हियर डिफाइंड। जो बंदा रजिस्टर्ड है जी, रजिस्टर्ड हो जाए वो रजिस्टर्ड पर्सन है। जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड ला के था वो भी रजिस्टर्ड ही समझे, और वो रजिस्टर्ड नहीं हो रहा, तो कानून बेसिकली उस बंदे को पकड़ने, कोई बंदा कहता है लायबल टू बी रजिस्टर्ड है और वो रजिस्टर्ड नहीं हो रहा, गवर्नमेंट कहती है हमारी नजर में वो रजिस्टर्ड ही है, ताकि कल को वो पकड़ा जाए तो उसकी गुड्स के ऊपर हम सेल टैक्स चार्ज कर लें। क्योंकि कुछ लोगों ने ये लीगल पॉइंट था, कुछ लोग कानून अदालत में चले गए जनाब हम तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, उन्होंने फिर डेफिनेशन ही बदल दी, तो हमारे ऊपर सेल टैक्स कैसे लगता है? तो उन्होंने कोर्ट ने उसके हक में फैसला दे दिया। हमारी अदालतें भी वैसे ही हैं, कुछ हमारे कानून बनाने वाले भी ऐसे ही हैं। तो पर्सन की डेफिनेशन वही है बेटा जो हमने इनकम टैक्स में पढ़ी है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। आगे चलें। टैक्सेबल एक्टिविटी कहता जी हमारी तरफ से आप नफा कमाते हैं या नहीं कमाते, आप टैक्सेबल गुड्स में अगर डील करें तो आप टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहे हैं। आप किसी भी किस्म में इन्वॉल्व हैं तो आप टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहे हैं। आप उसके किसी एडवेंचर में, आप कहते हैं नहीं जी मेरा तो एडवेंचर ऐसे ऐसे ही है, आप मसल के जी मार्कर बनाने की काम शुरू किया तो कहता आपने पहला मार्कर बेचा, वो कहता अभी तो मैं जी शुगर लगा रहा हूँ, वो कहता नहीं नहीं एक्टिविटी टैक्सेबल एक्टिविटी हो गई। वो कहता है मैं तो जी खत्म करने लगा हूँ, कहता नहीं टैक्सेबल एक्टिविटी जारी है लेकिन शामिल नहीं है मेरा क्यूम भाई का रिलेशनशिप, कहता ये कोई टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है, हम एम्प्लॉय हैं, या मेरा कोई शौक है, रिक्रिएशन है, मेरा कोई हॉबी है, हॉबी में आप चीज आगे नहीं बेचते। अब आप कहें जी मैं मार्कर खरीद कर बेचता हूँ ये मेरा हॉबी है, और ये हॉबी नहीं मानी जानी। हाँ मेरा इस्लामाबाद का क्लाइंट है, उसको पुरानी गाड़ियां जमा करने का शौक है, अब वो बिजनेस ही करता, ठीक है, वो उसका हॉबी गिना जाएगा। तो जब आप कहेंगे हॉबी है तो फिर आपका इनपुट टैक्स भी तो क्लेम नहीं होना ना। लेकिन जहां आपने सेल परचेज की किसी भी चीज की तो भाईजान आप सेल टैक्स में आपकी वो टैक्सेबल एक्टिविटी गिनी जाएगी। आगे चलेंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई। अच्छा वैल्यू ऑफ सप्लाई मैं बाद में पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। आगे चलेंगे, एसोसिएट से भी आगे चलें हम, पहले आगे। हाँ जी, ओपन मार्केट प्राइस। अब आप कहें जी ये पूरा जहान मार्कर 20 रुपए का बेचता है, आप कहते हैं मैं तो मार्कर 15 रुपए का बेचता हूँ, नहीं, वो कहता है ओपन मार्केट प्राइस पे आपकी वैल्यू सेस होगी। देखो सेल टैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ द गुड्स। अगर वैल्यू ऑफ गुड्स कम ज्यादा है तो इसका मतलब है आपकी फर्क है,
तो इसलिए वो कहता है जो आप बेचेंगे हम ओपन मार्केट प्राइस रखेंगे, और अगर वो उस तरह गुड मार्केट में नहीं मिल रही तो कहता हम सिमिलर सप्लाई की प्राइस देख लेंगे कि सिमिलर सप्लाई में आप उसकी प्राइस क्या है, तो उसी की वैल्यू पे आपको सेल टैक्स असेस करेंगे। नीचे इलस्ट्रेशन भी यही है। वो बंदा कहता है जी मैं तो 1 लाख की गुड्स है, मैं तो वो गुड्स तो 1 लाख की है मार्केट प्राइस, मैं 200 रुपए की बेच रहा हूँ या मैं 50,000 की बेच रहा हूँ, तो 50,000 की नहीं गिनी जानी, वो 1 लाख की गिनी जानी है। और रिटेल प्राइस में जो प्राइस आपकी टैग के ऊपर लगी हुई है वो गिनी जानी है, वो इंक्लूसिव सेल टैक्स होती है। शर्ट 1600 रुपए की 1600 रुपए की है, वो जब मैं रिटेल पे आऊंगा तो तब मैं बात करूंगा। और फिर एक बंदा कहता है जी कि ट्रेड डिस्काउंट अभी मैं बाद में पढ़ाता हूँ जी, ये थोड़ा सा आगे चलिएगा, जरा आगे चलें। टाइम ऑफ सप्लाई बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, कि टाइम ऑफ सप्लाई कब होगी। पहले ये समझिए कि टाइम ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट क्यों है, को बताएगा जी मुझे, व्हाई द टाइम ऑफ सप्लाई सो इंपॉर्टेंट, एनीबॉडी? एनीबॉडी? हसन गुल जी, जी हसन सर वो मंथली चल रही है ना हाँ हमारी, जी क्या हाँ कहते जी बिल्कुल, वेरी गुड। मंथली चेरी से टाइम ऑफ सप्लाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। 30 को पेमेंट आई, गुड्स नहीं आई जी, 30 गुड्स आ गई, पेमेंट नहीं आई जी, तो किस महीने में लेंगे, जून में लेंगे, जुलाई में लेंगे? तो इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब समझना शुरू करें, टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन पे आ जाएंगे। इस सप्लाई अदर देन द हायर परचेज एग्रीमेंट, हायर परचेज एग्रीमेंट कहता निकाल दें, means the time at which the goods are delivered or made available to the recipient of the supply, or the time when any payment is received by the supplier in respect of that supply whichever is earlier। आपके पास गुड्स आ गई 30 जून को, पैसे नहीं भी आपने दिए, या ऐसा करते हैं गुड्स बेची पैसे नहीं भी आए, तो टाइम ऑफ सप्लाई 30 तारीख को गिनी जाएगी। 30 तारीख को पैसे आए, अभी आपने गुड्स नहीं भेजी, तो टाइम ऑफ सप्लाई 30 जून के महीने में गिनी जाएगी। अगर आप कहते हैं जी यार गुड्स कयूम भाई को मैंने सप्लाई की, कयूम भाई कहते हैं गुड्स मैं 1 तारीख को उठाऊंगा, मैंने कहा अच्छा कयूम भाई गुड्स अवेलेबल है, जब मर्जी उठा लेना, तो भाई टाइम ऑफ सप्लाई 30 तारीख को हो गई। लेकिन हायर परचेज एग्रीमेंट में कहता है जिस दिन आपने हायर परचेज एग्रीमेंट साइन कर दिया, अभी गुड्स डिलीवर नहीं की, ना पैसे आए ना गुड्स डिलीवर हुई, सिर्फ हायर परचेज एग्रीमेंट साइन कर दिया, कहता टाइम ऑफ सप्लाई उस दिन गिन जाएगी। सर्विसेज कहता जी जिस दिन आपने सर्विसेज रेंडर कर दी, सर्विसेज अभी आपका कंसेप्ट नहीं आएगा, उसकी वजह यह है कि सर्विसेज वैसे ही आपको मैंने बताया कि वो चला गया आपका प्रोविंशियल सब्जेक्ट चला गया। Provided in respect of clause A, B, C above, where any part payment received for the supply in tax period, it shall be accounted for in the return of that specified। 15 लाख का सौदा हुआ, 5 लाख जून में आया, 10 लाख जुलाई में आना है, तो 5 लाख जून में लूंगा और 10 लाख जुलाई में लूंगा। In respect of exempt supply, it shall be accounted for in the return of for tax period during which the exemption is withdrawn from such supply। तो गुड्स एग्जेम्प्ट थी, सरकार ने कहा टैक्सेबल है, तो मैं उसी टैक्सेबल में शामिल कर दूंगा। जब गुड्स सरकार ने मुझे कहा कि ये टैक्सेबल है, तो मैं टैक्सेबल में शामिल कर लूंगा। सो टाइम ऑफ सप्लाई से आपको वो आपका न्यूमेरिकल में बड़ा फंसाता है आपको, टाइम ऑफ सप्लाई में। कॉटेज इंडस्ट्री, अच्छा हसन गुल जी, हसन सर टाइम ऑफ सप्लाई में अगर हम लोग एडवांस पेमेंट कर दें कुछ, और सर बाकी हम लोगों ने गुड्स भी नहीं बेची हों, तो सर वो एडवांस पेमेंट हमारे आ जाएगी सेल टैक्स में? हाँ जी बिल्कुल, इनपुट क्लेम करेंगे आप। सर एडवांस वाली या सारी? एडवांस वाली, सिर्फ एडवांस वाली। ठीक हो गया सर। अच्छा, कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर सेल टैक्स की एप्लीकेशन नहीं है। कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर चाहे वो टैक्सेबल गुड्स डील कर रही है, कॉटेज इंडस्ट्री चाहे टैक्सेबल गुड्स में डील कर रही है, कॉटेज इंडस्ट्री को सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है। लेकिन उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन डिफाइन कर दी।
कॉर्ड इंडस्ट्री कहता कौन सी है जिसके पास इंडस्ट्रियल गैस एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, जो कि रेजिडेंशियल एरिया में एप्लीकेबल है, जिसकी लेबर फोर्स 10 वर्कर से ज्यादा नहीं है और जिसकी टर्नओवर सालाना 3 मिलियन से ज्यादा नहीं है, वो कॉर्ड इंडस्ट्री है। ओ भाईजान सारी आउट हो गई। ज़ाहिर है यानी कि जैसे छोटा मोटा सिलाई मशीन वाला कोई बंदे बैठे हैं, ठीक है जी, वो कपड़ा बना के बेच रहे हैं, तो वो कहता अब इंडस्ट्रियल कनेक्शन नहीं है, यानी कि इसका मतलब है अगर मैं कॉटन इंडस्ट्री गुड्स खरीदूंगा तो उसके ऊपर मुझे इनपुट मिलेगा? बताएं जी, अगर मैं कॉटन इंडस्ट्री से गुड्स खरीदूंगा तो मुझे इनपुट मिलेगा? जी अहमद हसन, हाँ जी। नहीं मिलेगा सर। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। अनरजिस्टर्ड है। और अगर मैं कॉटन इंडस्ट्री को बेचूंगा तो मैं कितना सेल टैक्स चार्ज करूंगा? सर 17+3। हाँ यस, शाबाश, 17+3। चलो सर मेरा एक और क्वेश्चन था। हाँ जी बोले, बोलो बोलो, किधर उसको म्यूट क्यों कर दिया इसको? सर अगर बोलो इनपुट पे कर दिया है, रॉ मटेरियल परचेज किया है एक मैन्युफैक्चरर ने और इनपुट उसका हो गया, ठीक है, हाँ जी हो गया, और किसी वजह से सेल नहीं हुई, इनपुट आउटपुट से ज्यादा हो गया, तो वो गवर्नमेंट रिफंड करेगी या कैरी फॉरवर्ड करेगी? नहीं, कैरी लोकल सेल में कैरी फॉरवर्ड होता है, अगले महीने में ले जाएंगे। अच्छा ठीक है सर। चले आगे चलते हैं जी। ये क्रेस्ट है जी, ये बेसिकली वो क्रॉस मैच है जी, कंप्यूटर सिस्टम है जी, कि किसकी सेल है, किसी परचेज है, सॉफ्टवेयर का नाम कंप्यूटर रिस्क बेस इवैल्यूएशन ऑफ सेल टैक्स। ड्यू डेट आपको मैंने कल पढ़ा दिया जी, या 15 लिखी हुई है लेकिन 18 हुई है जी, ये सरकार ने नोटिफिकेशन दी 18 कर दी, यहाँ डेट 15 लिखी हुई है। परमिशन सेल टैक्स आपको पता सर्विस का ही है जी, टैक्स पीरियड आपका 1 महीने का जी, ये मैंने पढ़ लिया हुआ जी। आगे चलें, स्कोप ऑफ टैक्स 3.1, आगे चलिएगा। नहीं ये अब ज्यादा हो जाएगा, ये अब पीछे आइएगा जी, हाँ जी बैक पे आइएगा ले जी। अच्छा कल आपने ना बेटा ये दोनों डेफिनेशन पढ़ के आनी है, एसोसिएट्स की भी और पीछे आइएगा वैल्यू सप्लाई की भी, तो मैं इनको कल ओवरऑल डिस्कस करके तो फिर मैं आगे चला जाऊंगा जी। फिर मैं आपका 3.1 वाला छोड़ दूंगा और मैं आखिर में चल रिकॉर्ड्स के ऊपर चला जाऊंगा, क्योंकि 2-3 दिन मैं वहां पे वही डिस्कस करके, ताकि मैं 19 तारीख से फिर आपका जो मेजर पोर्शन है ना, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, मैं तब शुरू करूंगा कि यूं भाई आपको सारा सॉफ्टवेयर सेंड कर दें इनको, ठीक है। अभी एक चैप्टर किया, बुक शेयर है बस, ठीक है जी। आपके पास बुक शेयर है जी, आपने जिसने प्रिंट नहीं लिया वो कॉलेज से आके कॉपी ले ले जी, कॉपी करवा ले तो बेहतर है, या कहीं जहाँ से मर्जी मेरे से आपसे प्रिंट ले ले, वो उसकी मर्जी है। तो ये 2 डेफिनेशन आपने पढ़नी है जी, वैल्यू ऑफ सप्लाई की भी और एसोसिएट्स की भी। आज हमने काफ़ी पढ़ लिया है, तो अल्लाह खैर करेगा जी। एम हमजा जी, एम हमजा जी, हमजा सर आज का लेक्चर काइंडली अपलोड करवा देंगे? आज का लेक्चर अपलोड कर देना जी, ठीक है, हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। फसीउर रहमान, फसीउर रहमान जी बेटा। सर जी जो मैन्युफैक्चरर हैं जी बेटा, सर इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और गैस पे सर जी भी टैक्स पे करते हैं सर, वो भी हमें इनपुट हाँ में जी, ऐड वो करना है। यस ओदे बारे से गुड्स बना सकते जी सर मैंने कहा सर रॉ मटेरियल पे सर शायद उनको पे नहीं, हर वो चीज जो आपकी गुड्स के बनाने में मदद देता है उसका इनपुट आपको अलाउड होगा, समझे बात? सर जी एक सर। बात आपको बड़ी आसान से बताऊं, कॉस्ट ऑफ सेल का इनपुट आपको अलाउ होना ही होना जी सर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल आपकी क्या है, परचेज है ना, उसका इनपुट आपको अलाउ होना ही होना है। आगे हम रिस्ट्रिक्शन पढ़ते जाएंगे, रिस्ट्रिक्शन आएंगे तो फिर हम बात करेंगे कि किस चीज की रिस्ट्रिक्शन है। अभी आप हौसला करें, अभी मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ सिर्फ, न्यूमेरिकल बड़ा डिटेल्ड अभी हमने करना है, ठीक है। लेकिन देखिए कल आने का ये फायदा हुआ कि आपको बेस अब न्यूमेरिक आप डेफिनेशन आपको बड़ी तेजी से पता चल गई कि क्या चीज क्या है,
जी सर बिल्कुल। ठीक है। अब जो कल नहीं आया आप में से भी, तो वो क्यूम भाई को मेल कल भेज दिया आपने? कहाँ अपलोड किया? हाँ जी, कल का लेक्चर जिसको चाहिए वो क्यूम भाई को ईमेल कर दे ग्रुप में कि इस ईमेल पे जी वो क्यूम भाई को भेज दे, तो क्यूम भाई इसको मेल कर देंगे, क्योंकि वो फाइल हैवी बन गई है, अपलोड में बड़ा टाइम लग रहा है। तो कल वाला जो लेक्चर है वो उसको पर्सनली मेल पे शेयर हो जाएगा जी, जो कल वाला लेक्चर है। तो किसी फीमेल ने अगर मेल भेजना है तो वो ग्रुप में भेजना है, ग्रुप में भेज दें। और कोई फीमेल ईमेल भेजे तो ना मतलब है तो उन्हें तंग करने लग पो कमीनो। वो क्यूम भाई को पर्सनली टेक्स्ट करके अपना जो कोई भी जो हमारी वो बाजी है वो ले सकती है जी। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।